हेलो एवरीवन। तो इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अपने, और इस अवसर पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मेजर इवेंट्स, प्रमुख घटनाएं जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान, स्वतंत्रता संघर्ष जब हम कर रहे थे उस दौरान जो घटी। तो ऐसे में ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि जिस स्वतंत्रता को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो कितने संघर्षों के बाद मिली है और इसमें कौन कौन से पड़ाव आए हैं। तो आइए उस पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, फ्रीडम टू लर्न, फ्रीडम टू सक्सीड, यूपीएससी का जो सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ मिल रहा था 24,999 में, वो ऑफर कल खत्म होने वाला है। तो ये इंडिपेंडेंस डे ऑफर है आप सबके लिए और इसको आप लोग ज़रूर अवेल करें क्योंकि ये ऑफर कल ख़त्म हो जाएगा। और ये आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का कंप्लीट कोर्स है, ये कंप्लीट कोर्स है। और हमारे पास बैचेस तो हैं ही। मंजिल बैच है 2025 के लिए, और बाकी इंग्लिश मीडियम से बैचेज हैं, अचीवर्स मंजिल बैच है और शिखर बैच है हिंदी मीडियम के लिए। और आप यूपीएससी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जो थोड़ा बेटर रहेगा, यानी आपको इसमें पर्सनल मेंटरिंग मिल जाती है और ऑप्शनल के सारे विषय लगभग जो आप चाहते हैं वो सभी आपको हमारे पास मिल ही जाएगा। तो आप देर ना करें और जल्दी से इस ऑफर को अवेल कर लें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग राष्ट्र ध्वज की, नेशनल फ्लैग, क्योंकि ये सबसे बड़ा सिंबल है। 1942 में इस फ्लैग को सरकारी भवनों पर, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उस पर इसको होस्ट करने के लिए, उस पर अंग्रेजों का तिरंगा हटाकर अपने तिरंगे को लगाने के लिए हजारों लोगों ने जान दी। वो तिरंगा लेकर आगे बढ़ते थे, पुलिस की गोलियां खाकर गिरते थे, फिर कोई दूसरा उसको आगे लेकर बढ़ता था, फिर तीसरा, करते करते जब तक इस झंडे को वो फहरा नहीं देते थे तब तक वो नीचे नहीं उतरते थे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत बड़ा प्रतीक है हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में। ये एक लोगों के लिए एक मोरल पुश देता था, ये बूस्ट देता था लोगों को संघर्ष को जारी रखने के लिए। तो आइए देखते हैं पहले राष्ट्र ध्वज, अपने नेशनल फ्लैग के बारे में। तो ये जो है, इसका जो डिजाइन है, ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे पिंगली वेंकैया। ये जो श्रेय जाता है ये पिंगली वेंकैया को जाता है। एक झंडा समिति बनी थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन इसके डिजाइन को जो है ये हम कहेंगे कि पिंगली वेंकैया जी ने जो है किया था। इसको पहली बार, पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। अगर उसके पहले भी अगर हम लोग बात करें, उसके पहले की भी हम लोग अगर बात करें तो मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मन में, विदेशी भूमि जर्मनी में, वहां पर सभी जितने भी इस तरह के क्रांतिकारी थे ऐसे लोगों का वहां पर सम्मेलन बुलाया गया था जर्मनी के स्टुटगार्ट में। वहां पर मैडम भीकाजी कामा ने पहला ट्राई कलर फैलाया था। पहला, उनको मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिप्रेजेंट करे, तो उन्होंने 3 कलर का एक झंडा उन्होंने बना लिया था। तो उसमें हरा, नीला, पीला ऐसे करके उन्होंने बना लिया था। उसी को बाद में जो है, बाद में उसको और जो है उसमें बदलाव किए गए। तो ये तो कुछ छोटे छोटे इवेंट थे, लेकिन जो सबसे रिमार्केबल रहा, जो सबसे उल्लेखनीय है, वो है जिसमें मतलब कांग्रेस ने जो किया उसको ही मानते, क्योंकि उस समय कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जो लड़ रहा था हमारे आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो कांग्रेस ने इसमें जो है कराची अधिवेशन में 1929, ठीक 1929, यहाँ एक मिस्टेक है डेट में, तो कराची नहीं, ये इसको जाने देते हैं, ठीक। सबसे पहला जो है कराची अधिवेशन में नहीं, लाहौर अधिवेशन में, सबसे पहला जो है वो लाहौर अधिवेशन में उन्होंने किया था, ठीक। लाहौर अधिवेशन में फहराया था। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कब अपनाया था, लेकिन कांग्रेस ने इसको पहली बार कब फहराया था, तो वो फहराया था आपका 1929 के लाहौर सेशन में, ठीक। जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें इन्होंने पहली बार इसको होस्ट किया था कांग्रेस ने।
रावी नदी के किनारे हुआ था। उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और उसी समय पहली बार तिरंगा झंडा भी फहराया गया था। यहां जो बात कर रहे हैं हम, यहां पर हम बात कर रहे हैं, टीम ने जो कहा है वो ये कहा है कि 1931 में कराची अधिवेशन जो हुआ था पटेल साहब की अध्यक्षता में, उसमें तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया कि ये हमारा, दैट विल बी द नेशनल फ्लैग। तो ये हुआ था, ये कब हुआ था? ये तो ये 1931 में हुआ था। संविधान सभा जब हमारा बना और जब हम अपने भारत के लिए संविधान बना रहे थे, प्रतीकों को निश्चित कर रहे थे, तब 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को अपनाया गया था। मतलब इसमें क्या थोड़े से चेंजेस किए गए। चेंजेस ये किए गए थे कि इसके पहले जो झंडा होता था उसमें चरखा बना रहता था, उस चरखे को हटाकर तिल्लियां डाली गई थी। तो इस समय ये बदलाव किया गया था संविधान बनने के बाद। ठीक, तो ये जो झंडा समिति बनी थी, इस झंडा समिति का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, कई समितियां बनी थी। संविधान सभा जब बन रहा था तो उसकी कई समितियां बनी थी, अलग अलग समिति को अलग अलग लोग देख रहे थे। उसमें झंडा समिति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देखा। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रगान। राष्ट्रगान की बात करेंगे, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, हमारा नेशनल एंथम। तो इसकी कहानी हम लोग देखते हैं, देख पा रहे हैं, ये हमारा नेशनल एंथम है। अभी मैं गाऊंगी नहीं क्योंकि फिर हम लोगों को जो है आना पड़ेगा, फिर उसी, भाई रिस्पेक्ट है, आप ऐसे इस सॉन्ग को नहीं गा सकते। इस सॉन्ग के लिए जो क्राइटेरिया है आपको सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो राष्ट्रगान की हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो है इन्होंने, टैगोर जो कि बंगाली थे हमारे टैगोर जी, उन्होंने मुख्य रूप से इसको जो है बांग्ला भाषा में ही लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मुख्य रूप से इसको बांग्ला भाषा में ही लिखा था उन्होंने। और ये जो है, ये विश्व के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी रचना को एक से अधिक देशों में राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है। अमर सोनार बांग्ला जो इन्होंने लिखी थी, जब पार्टीशन हो रहा था बंगाल का, जब इन्होंने अमर सोनार बांग्ला लिखी थी, तो अब वो बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन गया। और उन्हीं का लिखा हुआ जो जन गण मन है वो इंडिया का नेशनल एंथम है। दोनों ही इन्होंने बंगाली में लिखा था। तो ऐसा था कि इसको जो है हम लोगों ने 24 जनवरी 1950 को, जब हम संविधान बना रहे थे, तब हम अपने प्रतीकों को निश्चित कर रहे थे। प्रतीकों के क्या क्या, कौन कौन से हमारे जो है नेशनल सिंबल होंगे। तो उसी समय जो है जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में एज ए नेशनल एंथम हमने अडॉप्ट कर लिया। तो ये कितने सेकंड में गाना होता है? तो 52 सेकंड में इसको खत्म कर देना होता है। इसकी अवधि भी, इसका टाइम पीरियड भी निर्धारित है कि इसे 52 सेकंड में खत्म कर देना होता है। कुछ ऐसे भी मौके आते हैं जब नेशनल एंथम को थोड़ा सा, क्या हम इसको शॉर्ट में गाते हैं, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में गाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, तो हम लोग इसमें जो पहली और जो आखिरी पंक्तियां हैं उसी को हम लोग उसमें बोलते हैं। उसमें जो है 20 सेकंड का टाइम लगता है, जब हमें समय बचाना होता है। सबसे पहले भारत में इसको जो है कब अपनाया गया था या कब गाया गया था, तो ये जो है 27 दिसंबर 1911 को बांग्ला और हिंदी भाषा दोनों में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था, दोनों समय। ठीक, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। और बाकी जितना भी आप लोग सुनते हो, पढ़ते हो इसके बारे में कि उन्होंने इसके लिए लिखा, उसके लिए लिखा, वो सब एकदम दिमाग में नहीं रखना है। उनके राष्ट्रभक्ति पर हमारा कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ये हमारा राष्ट्रगान है, तो इस राष्ट्रगान पर भी हमें कुछ भी विवादित सोच, विवादित बयान हमें नहीं देने चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू नेशनल सॉन्ग। वो राष्ट्रगान था, नेशनल एंथम। अब हम लोग बात कर रहे हैं
राष्ट्रगीत की। तो हमारा एक राष्ट्रगीत भी है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। तो इसको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, आप इसको पढ़ लेना, इसको आप नोट कर लेना। तो इसको किसने लिखा? तो इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको संस्कृत में लिखा। बेसिकली उनका एक उपन्यास है आनंद मठ, तो इसको आनंद मठ नॉवेल से लिया गया है। ये जो आनंद मठ है, ये जो सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में, जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, उसी पर यह आधारित है। तो ये उनके इसी जो उपन्यास से, जो उन्होंने 1882 में लिखा था, तो उसी से इसको लिया गया है। तो इस उपन्यास में ये गीत भवानंद नाम के एक सन्यासी ने गाया है। भवानंद नाम के एक सन्यासी थे, उन्होंने इसको गाया है। और इसकी जो धुन बनाई थी वो यहाँ पर यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने बनाई थी इसको गाने के लिए। तो अरविंद घोष जो थे, जो अरविंदो घोष जिनके बारे में आप लोग पढ़ते हैं, फिर जो बाद में वहां पुदुचेरी चले गए, ओरोविले आश्रम बनाया उन्होंने, ये वही अरविंदो घोष हैं। तो ये अरविंदो घोष जो कि शुरू में क्रांतिकारी रहे, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही एक साहसी, डेयरिंग एक जो है ये पर्सनालिटी थे, अहम रोल रहा इनका। बाद में इनका जो है मन बदल गया था। तो अरविंद घोष जो थे, अरविंदो इनको कहते हैं, ज्यादातर लोग इनको अरविंदो कहते हैं। तो इन्होंने वंदे मातरम का जो है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, दोनों ही फॉर्म में, प्रोज एंड पोएम दोनों ही फॉर्म में, यानी गद्य और पद्य दोनों में इसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया था। जो धुन बनाई थी उसका भी और उसका भी। तो इस गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो इसको गाने में 65 सेकेंड, 65 सेकेंड इसको गाने में लगता है। और 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये गीत गाया था इसको। और ये सबसे ज्यादा कब पॉपुलर हुआ? सबसे ज्यादा पॉपुलर ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो स्लोगन है वंदे मातरम, ये बहुत पॉपुलर हुआ था। इतना पॉपुलर हुआ था कि गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था। संविधान सभा ने इसे कब अपनाया? तो संविधान सभा ने इसको 24 जनवरी 1950 को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक एक करके फाइनलाइज कर रही थी, तो इसको 24 जनवरी 1950 को इसको एज ए नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। ठीक है, अब बात 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर की बात हम करेंगे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है। ठीक, तो इसमें जो है, देखो 15 अगस्त को तो आपको पता ही है कि हमें आजादी मिली थी, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को हमने अपना संविधान लागू किया था। यानी जो भारत है, तो भारत का क्या बना था? तो एक रिपब्लिक बन गया था भारत को इसने एक रिपब्लिक कैरेक्टर दिया, हमारे गणतांत्रिक स्वरूप दिया हमारे संविधान ने, जब हमने इसको, इसलिए हम इसको इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन इसके पीछे की भी एक कहानी है। इसके पीछे की कहानी, क्योंकि हमने पहली बार 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए भी हमने अपना संविधान 26 जनवरी को लागू किया था। खैर, हम बात यहां करते हैं कि अंतर क्या है। ठीक, तो ऐसा था कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, इंडिपेंडेंस डे पर, इस समय जो है प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया, क्योंकि उस समय तक अभी हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था और देश के जो औपचारिक प्रधान होते हैं, राष्ट्रपति, अभी उनका चुनाव नहीं हुआ था। तो ऐसे में देश का नेतृत्व अंतरिम प्रधानमंत्री जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उनके हाथों में था। इसलिए ध्वजारोहण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और अब तक यही परंपरा चली आ रही है। और सब 26 जनवरी को, क्योंकि हमारे संवैधानिक प्रमुख चुने जा चुके थे, इसलिए वो जो है उस दिन तिरंगा फहराते हैं। ठीक, तो यहां पर जो है इसीलिए जो है दोनों का ये है। और देखो, दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडे को नीचे से रस्सी खींचकर और ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। ठीक, इसे हम फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। और 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, यानी हमारा झंडा पहले से ही बुलंद था। 15 अगस्त को कुछ समय के लिए हमारा झंडा नीचे आ गया था,
तो ये प्रतीक ये है कि हम स्वतंत्र तो पहले से ही थे, लेकिन कुछ समय के लिए हम किसी के अंडर में आ गए थे, नीचे आ गए थे, तो फिर हम बुलंद हुए, तो इसलिए नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि हम ऑलरेडी बुलंद थे, यानी हम स्वतंत्र थे, और तो झंडे को ऊपर बांधा जाता है और ऐसे मुड़ा तोड़ा रहता है, और फिर उसको जो है खोल कर उसे फहरा देते हैं राष्ट्रपति, तो उसको हम लोग कहते हैं ध्वज फहराना। तो 15 अगस्त वाला ध्वजारोहण, इसे ध्वज फहराना कहते हैं, इसे फ्लैग अनफ्लरिंग हम लोग कहते हैं। ठीक, तो ये जो है, इसमें जो क्या है कि गणतंत्र दिवस पर पूरा भारत अपने ताकत का, अपने शौर्य का, अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है, और हम किसी न किसी अतिथि को बुलाते हैं। और स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे पर हम क्या करते हैं, तो हम सिर्फ अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, ये होता है। तो इसीलिए हम किसी को बुलाते नहीं हैं। ये मैंने आपको बता दिया पहले, जो इसके पहले कि हम लोग पढ़ें कि हमने अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या हमने एफर्ट्स डाले। तो उसके पहले मैंने आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो अंतर है ये मैंने आपको बता दिया। और ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि ध्वजारोहण में और ध्वजा फहराने में, यानी ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है, फ्लैग होस्टिंग और अनफ्लरिंग में क्या अंतर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सॉरी। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या शुरू से क्या प्रयास हुए। तो देखो, हमने देखा है कि 1757 में क्या हुआ, तो 1757 में पलासी, है ना। तो 1757 में जो पलासी का जो बैटल हुआ, तो पलासी विक्ट्री के बाद से, है ना, पलासी विक्ट्री जो थी वो अंग्रेजों की पहली राजनीतिक जीत थी, है ना, वो पहली राजनीतिक जीत थी इनकी। और उसके बाद से फिर इन लोगों ने जो है ये रुके नहीं, तब तक नहीं रुके जब तक 1857 में हमारे देश ने उनको बता नहीं दिया कि इस तरह से हम तुमको बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। तो उसके बाद से उन लोगों ने बहुत सारे परिवर्तन किए और काफी पहले से उन्होंने अपने व्यवहार में बदलाव भी किया। लेकिन जो है ये है कि भाई उपनिवेश होता है, हम तो मतलब भारत पर वो औपनिवेशिक रूप से राज करते रहे, इसके बाद भी 100 साल तक लगभग हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन 1857 शुरुआत मानी जाती है। 1757 से 1857 तक 100 सालों में जो ब्रिटिश पॉलिसीज रही, जो ब्रिटिश नीतियां रही भारत के टेरिटरी को, भारत के क्षेत्रों को जीतने की, यहाँ से किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, यहाँ के नवाबों जमींदारों के साथ उनकी जो नीतियां रही, भारतीय सिपाहियों के साथ जो उन्होंने अपने फौज में जो उनके साथ वो भेदभाव करते थे, उनके साथ जो उनकी नीतियां रही, उसकी वजह से सभी के सभी लोग डिस्टर्ब थे, परेशान थे, और सबने मिलकर इस विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। और ऐसा लग रहा था कि जो है इसी समय ब्रिटिश सत्ता भारत से खत्म हो जाएगी, और दिल्ली को 3 महीने के लिए विद्रोहियों ने छीन लिया था अंग्रेजों से। ये अगर अंग्रेजों के पास तकनीक नहीं होती आधुनिक, इंग्लैंड से और फौजें नहीं आई होती, उतनी ही तकनीक अगर हमारे विद्रोहियों के पास रही होती, तो निश्चित तौर पर 1857 में ही भारत से ब्रिटिश सत्ता खत्म हो गई होती। और इस 1857 की क्रांति से, जिससे कि पढ़े लिखे लोग दूर रहे उस समय, बाद तक प्रेरणा लेते रहे, और 1857 की जो क्रांति रही, ये लोगों को, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको मोटिवेशन देता रहा। तो ये पहला प्रयास था। उसके बाद पढ़े लिखे लोगों में भी, पढ़े लिखे भारतीयों में भी बार बार ये एहसास, ये भावना आने लग गई कि हम जो है गुलाम हैं, और हमारे देश में जिनका शासन है वो हमें नहीं समझते ठीक से, और हमारे साथ वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे छोटे मोटे संगठन बने, लेकिन पहली बार एक प्रयास हुआ ऑल इंडिया लेवल पर, पहली बार। और ये जो कांग्रेस की स्थापना हुई
1985 में। ठीक, तो ये जो हुई ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई हमारे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल की। एक संगठित संघर्ष हमने शुरू किया। नहीं तो इसके पहले क्या था कि हम लोग जो है बटे हुए थे, छुटपुट, मतलब अलग अलग तरह से प्रयास कर रहे थे। तो कैसे लकड़ी का गट्ठर जब बंध जाता है तो उसे तोड़ना आसान होता है, मुश्किल होता है, और एक एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है। तो ये जो है वो फ्लो में मैं कह गई। तो ये जो है कांग्रेस की स्थापना ने यही किया, लोगों को सारी जो लकड़ियां अलग अलग बटी हुई थी उन लकड़ियों को क्या किया, एक साथ संगठित किया, गट्ठर में एक साथ बांधा। और अब इसको तोड़ना ब्रिटिश शासन के लिए आसान नहीं था। और देखो कांग्रेस ही वो संगठन रही लास्ट तक जिसने स्वतंत्रता हासिल किया, इस देश को स्वतंत्र किया। तो कांग्रेस की स्थापना भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। और कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रयास होते रहे, कई तरह के विचारों वाले लोग इसमें आए, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, उदारवादी आए। फिर जिनको हम गरम दल कहते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी उनको कहने का मेरा मन नहीं होता, उग्रवादी तो वो नहीं थे, हाँ गरम खून वाले थे, और अपनी जो राइट्स थे, जो उनके अधिकार थे, हक थे, उसको समझते थे। तो ये जो है ऐसे कई विचारों वाले लोग, साथ साथ हमारे यहाँ कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी हुए, रेवोल्यूशनरी भी हुए, जो सोचते थे कि खून बहाकर हम अपनी भारत माता को आजाद कर लेंगे। तो उनका अलग फिलॉसफी था, ब्लड फॉर ब्लड, खून के बदले खून। तो कई तरह के प्रयास चल रहे थे। और इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन जो है भारत में पहला जन विद्रोह रहा, जिसे कांग्रेस ने लीड किया था। ये पहला जन विद्रोह रहा जिसमें लगभग सभी वर्गों के लोग शामिल हुए, कुछ लोग नहीं रहे, लेकिन इसमें जैसे छात्र शामिल हुए, पहली बार महिलाएं, विमेन्स पहली बार इस आंदोलन में शामिल हुई। इसमें कृषक भी शामिल हुए, ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन कुछ हद तक इसमें वो लोग भी शामिल हुए। गांव के पंचायतों तक बात फैलाई गई, और पहली बार हमने इस इम्पोर्टेंस को समझा कि स्वदेशी उद्योगों की कीमत क्या होती है, और भारत को, जिसको अंग्रेजों ने बाजार बना दिया है, उसके क्या नुकसान है, क्या हार्म है। और हमारे यहाँ के जो कारीगर हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, वो बेकार हो चुके हैं। वो लोग जो है जाकर भूमि पर जो है मजदूर बन चुके हैं, मजदूरी कर रहे हैं, है ना, मतलब किसान मजदूर हो गए हैं। तो इस तरह से जो है कई बातों को इसने जो है लोगों को समझाया, लोगों को जो है जागरूक किया। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही 1906 में पहली बार हमने जो है पूर्ण स्वराज, तो बाद में स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया था। तो स्वदेशी आंदोलन में ही लोग सड़कों पर उतरे और उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और मास लेवल पर प्रोटेस्ट किया। ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो मैं स्वराज की बात कर रही थी कि स्वदेशी आंदोलन ने ही ये जो है, उसमें जो हमारे लाल बाल पाल जो नेता रहे, ये उनकी देन रही, इस आंदोलन की देन रही। हुआ तो था बंगाल विभाजन के खिलाफ ये, लेकिन धीरे धीरे ये एक बायकॉट मूवमेंट बन गया था, बहिष्कार आंदोलन बन गया था। और बहिष्कार किसका? ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश सिस्टम का, ब्रिटिश गुड्स का। ये बहिष्कार बन गया था, बायकॉट मूवमेंट बन गया था। तो उसी समय हमने कहा कि नहीं, हमको जो है अब तुम रूल नहीं करोगे हमारे ऊपर, हम अपना शासन खुद चलाएंगे। तो स्वराज की बात की गई। तो यहाँ स्वराज का मतलब डोमिनियन स्टेटस से था, यानी अंग्रेजों को पूरी तरह भारत से भगाने की बात नहीं थी। पूर्ण स्वराज की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग पूर्ण स्वराज की बात करें तो देखो, पूर्ण स्वराज ये जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले झंडा फहराने की बात की, तो पूर्ण स्वराज जो है वहीं से शुरू होता है। यानी ये जो है ये लाहौर कांग्रेस से स्टार्ट होता है। तो ये जो है 29 दिसंबर 29
1929 को। ये डेट 31 दिसंबर था, 31 दिसंबर 1929 ये डेट था, ठीक है। और हमने जो है मतलब कुल 4 दिन कांग्रेस का, जब भी कांग्रेस का सेशन होता था तो कुल 4 दिन चलता था, लेकिन ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेट को झंडा भी फहराया था और पूर्ण स्वराज, हमने कहा कि नहीं अब डोमिनियन स्टेटस भी नहीं, यानी अंग्रेजों के अंडर में नहीं, हम स्वतंत्र होकर भारत को चलाएंगे, यानी स्वतंत्र होकर हमको अब अपना शासन चलाना है। हालांकि इसको भी पूरी तरह से अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसा 1942 में आया, वो इस समय थोड़ा सा धुंधला सा है, बहुत थोड़ा क्लियर नहीं था कि भाई अगर आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर अपना शासन चलाएंगे तो अंग्रेज कहाँ जाएंगे, तो क्या आप अंग्रेजों से पूरी तरह आजादी की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर बहुत क्लियर उस समय के जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं या जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन लोगों ने इसको बहुत क्लियर नहीं किया था। लेकिन हाँ, स्वराज में और पूर्ण स्वराज में, स्वराज में और पूर्ण स्वराज में यही अंतर रहा कि यहाँ पर पूर्ण स्वराज का ये था कि भाई अब हम अंग्रेजों के अंडर में नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये था कि अब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र भारत चलाएंगे। तो छुपा हुआ था उसमें, यह अर्थ छुपा हुआ था कि अब अंग्रेजों को ये मैसेज क्लियर था कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जहां से आए हो जाओ। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। बात कर रहे हैं हम स्वतंत्रता की और गांधी जी की बात न करें, ये नहीं हो सकता। गांधी जी का बहुत बड़ा प्रयास रहा, बहुत बड़ा प्रयास रहा। गांधी जी की एक जो है बहुत ही, हम कहेंगे कि उनका त्याग, उनका बलिदान, एक उल्लेखनीय योगदान गांधी जी का रहा। और गांधी जी के प्रयासों से ही हमें अंततः आजादी मिली, अहिंसक रूप से सत्याग्रह आंदोलन चलाते हुए। तो गांधी जी जो 1915 में लौटे साउथ अफ्रीका से, और फिर उन्होंने भारत के गांव गांव का दौरा किया, और इनके सत्याग्रह शुरू हो गए कब से, तो 1917 से, यानी चंपारण सत्याग्रह से इनका शुरू होकर, और इनका अंतिम आंदोलन जो लॉन्च हुआ, जो अंतिम आंदोलन इनका शुरू हुआ, वो शुरू हुआ इनका कब, तो ये शुरू हुआ आपका 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1917 से 1942 तक संघर्ष विराम संघर्ष, स्ट्रगल थ्रू स्ट्रगल की स्ट्रैटेजी के साथ गांधी रुके नहीं, बीच बीच में पॉज लेते रहे, बीच बीच में वो एक ब्रेक लेते रहे, लेकिन गांधी रुके नहीं तब तक जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल गई। तो गांधी के जो प्रयास रहे उसमें सबसे बड़ा जो आंदोलन रहा वो असहयोग आंदोलन रहा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये जो है स्वदेशी आंदोलन, पहला जन विद्रोह, मैंने आपको बताया कि पहला मास मूवमेंट था, लेकिन ये बिगेस्ट मास मूवमेंट था, और ये वास्तव वाला जन विद्रोह था। इसमें सोसाइटी के, समाज के, ठीक, समाज के सभी तबके के लोग इसमें शामिल हुए। और इसमें जहां पर गांधी को लोग बाबा कहने लग गए थे, गांधी बाबा की जय, और जहां पर जिसको जो परेशानी था, गांधी के नाम पर उसने आंदोलन छेड़ दिया। और इस असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम संगठित होकर साथ साथ लड़े थे। ये मिसाल हमारे इतिहास में फिर देखने को नहीं मिला, एक 1857 में और दूसरा असहयोग आंदोलन में। इसके बाद फिर हमारे इतिहास में ये देखने को नहीं मिला, इस हद तक यूनिटी हमारे दोनों कम्युनिटी के बीच। और असहयोग आंदोलन में गांधी ने 1 साल में स्वराज का नारा दिया था, और हम शायद अचीव भी कर लेते, लेकिन बीच में वो चौरा चौरी कांड हुआ। वो चौरा चौरी कांड कब हुआ, तो 5 फरवरी को चौरा चौरी, यानी गोरखपुर में जिसमें क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन को फूंक दिया, और गांधी ने इस आंदोलन को रोक लिया। गांधी ने इस आंदोलन को रोक दिया। उसके बाद भीड़ थम गई थी, ठीक, भीड़ जो इतने जोश में थी थम गई, और फिर जो है हमारा देश जो है थोड़ा सा उस समय मिसलीड हुआ था। लेकिन इस आंदोलन का देन ये रहा कि इसने लोगों को जागरूक कर दिया,
हर लेवल तक। जैसा कि मैंने कहा कि गांधी की जो स्ट्रैटेजी रही, गांधी की जो नीति रही, संघर्ष विराम संघर्ष, तो असहयोग के ठीक 10 साल बाद, यानी असहयोग उन्होंने 1920 में शुरू किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने 1930 में शुरू किया, 1930 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं इसको, और दांडी मार्च से उन्होंने शुरू किया था। ये जो बीच का 10 साल का गैप है, प्रयास, जो कोशिशें थी वो रुकी नहीं थी, वो समझ लो कि वो चलती रही थी। उसमें हमारे कुछ क्रांतिकारी थे, वो अपने लेवल पर प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस के जो नेता थे जिन्होंने स्वराज पार्टी बना ली थी, वो अपने लेवल पर कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे मजदूर आंदोलन, बहुत सारे जो है इसमें जो कम्युनिस्ट थे, तो मतलब कई तरह के एक्टिविटीज होती रही थी हमारे यहां पर, लेकिन मास लेवल पर, एक बड़े स्तर पर जन विद्रोह नहीं कोई कर पाया था। फिर से वापस गांधी ही लेकर आए सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून को तोड़ा था गांधी ने, और नमक कानून को तोड़कर उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन की अगर हम देन की बात करें, तो इस आंदोलन की देन यही रही कि देश एक बार फिर से उठा, फिर यूनाइट हुआ, फिर एक साथ संगठित हुआ। और इसमें गांधी ने इस आंदोलन को जब रोका था गांधी इरविन समझौता से, जो 1931 में हुआ, गांधी इरविन समझौता से इसको गांधी ने रोक तो दिया था, लेकिन गांधी को वो लक्ष्य हासिल नहीं हुआ जिस लक्ष्य के साथ उन्होंने शुरू किया था। पर जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी आंदोलन व्यर्थ नहीं गया गांधी का, इसकी भी देन यही रही कि देश जो 10 सालों में अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्तर पर टुकड़े टुकड़े में प्रयास कर रहा था, वो एक बार फिर संगठित हुआ, एक बार फिर उठा, और फिर से जो है भारत आंदोलित हुआ। फिर से लोगों को पता चला कि अरे हम तो गुलाम हैं, मतलब देश के कोने कोने के लोगों को पता चला। ये रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन का, और इनका अंतिम प्रयास रहा भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने अंग्रेजों को क्लियर मैसेज दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, और अब हम तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कहा कि अब यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसके पीछे जो है एक ये था कि शुरू में जब आए तो हमारे पढ़े लिखे भारतीयों में एक विश्वास था कि जो अंग्रेज है वो भारत का आधुनिकीकरण करेंगे, भारत का मॉडर्नाइजेशन करेंगे, भारत का टेक्निकल तकनीकी विकास होगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, ऐसा कुछ विश्वास था हमारे शुरू के नेताओं में, और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहां से जाएं। पर अब सबको ये समझ में आ गया था कि ये भारत का विकास तो कभी भी नहीं चाहते थे। जो भी इन्होंने भारत के लिए रेलवे, पोस्टल और टेलीग्राफ जो इन्होंने शुरू किए, जो कम्युनिकेशन मीन्स डेवलप किए, जो सड़कें बनवाई, जो बिल्डिंग्स बनवाए, ये सब उनके मतलब के लिए था, वो हमारे लिए नहीं था। ये सब जो था ये उनके मतलब के लिए था। तो अंत में इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अपने स्तर पर अपने सुभाष चंद्र बोस भी कोशिश कर रहे थे, INA इंडियन नेशनल आर्मी बनाकर, वो सशस्त्र क्रांति में, सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करते थे, और वो सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे जापान जर्मनी की मदद से। और इस बीच गांधी ने देखा कि ब्रिटेन की लगातार पराजय हो रही है जर्मनी जापान के आगे, और अपनी उपनिवेशों के साथ वो अच्छा व्यवहार भी नहीं कर रहा है। तो गांधी को लगा कि ये राइट टाइम है, और इस युद्ध के दौरान भी ब्रिटिश सरकार कोई भी ठोस कमिटमेंट कोई नहीं कर रही थी, कोई कुछ भी इस तरह का वादा नहीं कर रही थी कि हम युद्ध के बाद भी आपको आजाद कर देंगे। तो गांधी ने ये आंदोलन शुरू किया, और इसको कहा क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में ये शुरू हुआ, और ये आंदोलन चलता रहा।
ये आंदोलन चलता रहा। इसके बाद समझ लो कि ना तो कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ, ना ही कांग्रेस ने कोई नया एजेंडा फिक्स किया, बस समझ लो कि आंदोलन चलता रहा और कोई लीड करने वाला नहीं था, सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन पब्लिक ने गांधी का स्लोगन डू और डाई, करो या मरो, करो या मरो को जो पब्लिक थी, जो जनता थी, उसने अपने अपने तरीके से इसको समझा और अपने अपने तरीके से उसने आंदोलन को चलाया। और अंततः 1945 में युद्ध खत्म हुआ और ब्रिटेन में भी सत्ता बदली और वहां पर आई लेबर सरकार, यानी प्रधानमंत्री एटली बने और उसने 1946 में ये फैसला ले ही लिया कि भारत को हम अब स्वतंत्र कर देंगे, आजाद कर देंगे। और इसमें जो है कैबिनेट मिशन को भेजा गया था, कैबिनेट मिशन को भेजा गया था कि भारत में वो जा करके एक स्ट्रक्चर बनाकर आए कि कैसे स्वतंत्रता दी जाएगी, एक संविधान सभा, अंतरिम सरकार, कैबिनेट मिशन आया था। और उसके बाद क्योंकि मुस्लिम लीग जो उस समय जिन्ना के नेतृत्व में थी, मुस्लिम लीग कोऑपरेट करने को तैयार नहीं हुई थी और जिन्ना की जिद से, मुस्लिम लीग के रवैये से अंततः देश का विभाजन हुआ। हमें स्वतंत्रता मिली लेकिन बहुत ही एक सेटबैक के साथ, एक दुखद स्मृति के साथ। आज भी लोग विभाजन की यादों को भूल नहीं पाते, विभाजन की स्मृतियों को, दुखद स्मृतियों को। और हमने तो सिर्फ सुना है, पढ़ा है, देखा है, जिन पर गुजरी वो तो उनके लिए ये जो है एक दुस्वप्न से कम नहीं था ये, और दुस्वप्न से बहुत बढ़कर, और इस ट्रेजेडी को उनके जो है पीढ़ियां इसको महसूस करती रही हैं। लेकिन ठीक है, दो नेशन बन गए, दो राष्ट्र बन गए, एक पाकिस्तान, एक भारत, और दोनों अपने अपने घर में खुश रहे, हम यही दुआ करेंगे। तो ये रहा हमारा जो है सफर, स्वतंत्रता का सफर, और ये कुछ मेजर इवेंट्स थे हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।